The TikToker Mama Guy, the night his online persona collapsed. What the hell are you talking about? सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके वीडियो दुनिया के करोड़ों लोग देखते हैं, जिसका एक छोटी सी आवाज मामा उसकी पहचान बन चुकी है। उसके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उसका चेहरा इंटरनेट पर हर जगह दिखाई देता है, लेकिन फिर एक दिन वह अचानक गायब हो जाता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई गुड बाय नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस साइलेंस। और कुछ महीनों बाद साउथ कोरिया की न्यूज़ में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसने एक बड़े इन्फ्लुएंसर को एक महिला के सेक्सुअल असोल्ट के मामले में गिरफ्तार किए जाने की खबर आती है। न्यूज़ रिपोर्ट में नाम नहीं बताया जाता, चेहरा ब्लर होता है, लेकिन रिपोर्ट में दिए गए क्लूज इतने स्पेसिफिक होते हैं कि इंटरनेट डिटेक्टिव्स उस व्यक्ति को पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे शक जाता है वोन जियोंग मैन, जिसे दुनिया मामा गाय के नाम से जानती थी। लेकिन उस रात वास्तव में हुआ क्या था? पुलिस वहां कैसे पहुंची? दरवाजा क्यों नहीं खोला गया? फायर डिपार्टमेंट को क्यों बुलाना पड़ा? फोन में क्या मिला और क्या नहीं मिला? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर बाद में उसे अदालत ने दोषी माना तो आज भी इतने लोग उसे इनोसेंट क्यों समझते हैं? आज हम इस पूरे मामले को रूमर से नहीं बल्कि अवेलेबल रिपोर्टिंग और कोर्ट आउटकम्स के आधार पर समझेंगे। हु वॉज मामा गाय? सीओ वोन जियोंग, जिसे ऑनलाइन वोन जियोंग मैन और @OX जंग के नाम से जाना जाता था, साउथ कोरिया का एक बेहद बड़ा सोशल मीडिया क्रिएटर था। उसकी पहचान उसके रिएक्शन स्टाइल, शॉर्ट वीडियोस और खास तौर पर उसके बार बार बोले जाने वाले मामा से बनी। कुछ ही समय में उसका टिकटॉक ऑडियंस करोड़ों तक पहुंच गया। 2023 में रिपोर्ट्स उसके टिकटॉक फॉलोइंग को लगभग 55 मिलियन के आसपास बताती थी। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी थी कि उसे फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में भी जगह मिली। लेकिन सोशल मीडिया पर जो इमेज दिखाई देती है वह हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। 2023 की समर में उसका ऑनलाइन प्रेजेंस अचानक कम हो गया और जुलाई 2023 के आसपास उसकी पोस्टिंग एक्टिविटी रुक गई। उस समय उसके फॉलोअर्स के पास कोई साफ एक्सप्लेनेशन नहीं था। कुछ लोगों ने बोला शायद ब्रेक ले रहा है, शायद पर्सनल प्रॉब्लम है, शायद कंटेंट से दूर जाना चाहता है। लेकिन फिर दिसंबर 2023 में साउथ कोरिया मीडिया ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की। रिपोर्ट में सीधे उसका नाम नहीं था। एक इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंसर ए के रूप में डिस्क्राइब किया गया था और आरोप था कि एक महिला के सेक्सुअल असोल्ट के मामले में इन्फ्लुएंसर और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यहीं से इंटरनेट पर एक सवाल शुरू हुआ, क्या इन्फ्लुएंसर ए ही मामा गाय है? अब आते हैं उस रात पर। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, पब्लिक रिपोर्ट्स में केस के हर मिनट की पूरी सीसीटीवी फुटेज या कंप्लीट पुलिस फाइल पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम वह नहीं कहेंगे जो हमें पता नहीं है, जो रिपोर्टेड और लेटर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में सामने आया। उसके अनुसार जुलाई 2023 में सीओ वोन जियोंग एक महिला और एक अन्य पुरुष के साथ ड्रिंकिंग सेशन में था। महिला काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड हो गई। इसके बाद उसे दूसरे व्यक्ति के रेजिडेंस पर ले जाया गया। यहीं से घटना का सबसे गंभीर हिस्सा शुरू होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला उस अवस्था में थी जिसमें वह इफेक्टिवली रजिस्ट या कंसेंट नहीं कर सकती थी। अदालत के बाद में क्वेसी रेप के मामले में सीओ को दोषी ठहराया। साउथ कोरिया लॉ में यह उस सिचुएशन से जुड़ा अपराध है जहां सेक्सुअल एक्ट ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है जो अनकॉन्शियस या रेजिस्टेंस के लिए इनकैपेबल स्टेट में हो। और यही डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है।
इंटरनेट पर कई लोग इसे मामले को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे यह कोई ऑर्डिनरी कॉन्सेंशुअल एनकाउंटर था, लेकिन फाइनल जुडिशियल आउटकम में ऐसा नहीं हुआ। सीओ वोन जियोंग को क्वेसी रेप के लिए गिल्टी पाया गया। द अपार्टमेंट। अब उस जगह पर ध्यान दीजिए जहां इन्वेस्टिगेशन ने एक बड़ा टर्न लिया। एक अपार्टमेंट, एक महिला वहां थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सेक्सुअल असोल्ट वहीं हुआ। बाद में महिला ने पुलिस को बताया कि उसे होश आने पर कुछ चीजें याद आई और उससे महसूस किया कि उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ था। उसने रिकॉर्डिंग जैसी आवाजें सुनने की बात भी कही। यह डिटेल बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत डिस्कस हुई, लेकिन यहाँ हमें एक डिस्टिंक्शन रखना होगा। रिकॉर्डिंग की एलिगेशन और इलीगल फिल्मिंग का क्रिमिनल चार्ज एक ही बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में सीओ के फ़ोन में की जांच की गई और उपलब्ध रिपोर्टिंग के अनुसार इलीगल फिल्मिंग वाला चार्ज पर्याप्त एविडेंस न मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ा, ड्रॉप्ड हुआ। इसका मतलब यह नहीं है कि सेक्सुअल असोल्ट केस भी खत्म हो गया। यह तो अलग लीगल क्वेश्चंस थे और यही डिस्टिंक्शन इंटरनेट डिस्कशन में बार बार खो जाती है। द पुलिस अराइव। दरवाजे पर तेज नॉकिंग, पुलिस लाइट्स, कॉरिडोर, फोन पर इमरजेंसी कॉल। लेकिन कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा अभी बाकी था। महिला ने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस अपार्टमेंट तक पहुंची और रिपोर्ट्स के अनुसार अंदर मौजूद लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। पुलिस ने एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन डोर नहीं खुला और आखिरकार फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया। फायर फाइटर्स ने अपार्टमेंट का डोर फोर्स करके खोला। यह डिटेल 2023 की रिपोर्टिंग में प्रोमिनेंटली सामने आई थी। अब एक बात बहुत साफ समझिए, किसी एक्यूज्ड का पुलिस को डोर न खोलने अपने आप में सेक्सुअल असोल्ट का प्रूफ नहीं होता, लेकिन यह घटना इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ज़रूर बनी। पुलिस को अपार्टमेंट में एंट्री के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फॉर्मली आगे बढ़ी। पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सियोल गैंगनैम पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद केस प्रोसिक्यूशन को भेजा। इनिशियली चार्जेस ज़्यादा सीरियस थे। प्रोसिक्यूशन ने सीओ और उसके व्यक्ति पर स्पेशल क्वेसी रेप जैसा आरोप लगाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रोसिक्यूशन का थ्योरी था कि दोनों इंडिविजुअल्स ने मिलकर क्राइम किया, और यही सवाल बाद में ट्रायल का सबसे महत्वपूर्ण लीगल इशू बना। क्या दोनों ने जॉइंटली और कॉन्टिन्यूसली असोल्ट किया था, या लीगल एविडेंस केवल सीओ के इंडिविजुअल कंडक्ट को प्रूव करता था। यह डिस्टिंक्शन आगे जाकर सेंटेंस को ड्रामेटिकली बदलने वाली थी। द फर्स्ट ट्रायल। पहली अदालत में प्रोसिक्यूशन का केस ज्यादा गंभीर रूप में स्वीकार किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार सीओ को 3 साल का और 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस की सजा मिली। यह वह वर्जन से जुड़ा था जिसमें स्पेशल क्वेसी रेप का आरोप माना गया। यह एक बात समझना जरूरी है, यह कन्विक्शन का शुरुआती जुडिशियल स्टेज था, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं था। सीओ ने अपील की और अपील में केस की लीगल इंटरप्रिटेशन बदल गई। द सेकंड ट्रायल। दूसरी अदालत ने पहली अदालत को अलग अप्रोच अपनाई। कोर्ट ने माना कि स्पेशल क्वेसी रेप को उसी रूप में साबित करने के लिए एविडेंस पर्याप्त नहीं था। विशेष रूप से यह साबित करना कठिन था कि सेक्सुअल एक्ट्स दोनों लोगों द्वारा उसी तरह सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअस मैनर्स में जॉइंटली कमिटेड हुए थे जैसा प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया था। इसलिए स्पेशल क्वेसी रेप का कन्विक्शन बरकरार नहीं रहा। लेकिन, और यही सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, लेकिन सीओ को
इनोसेंट घोषित नहीं किया गया। अपील कोर्ट ने उसे क्वेशी रेप के लिए गिल्टी माना और सेंटेंस बदलकर 1 साल 6 महीने इम्प्रिजनमेंट को खत्म करके 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यानी कोर्ट ने उसे दोष मुक्त नहीं किया, क्राइम का लीगल कन्विक्शन बचा रहा। बदला था ऑफेंस की लीगल क्लासिफिकेशन और सेंटेंस। सस्पेंडेड सेंटेंस का मतलब क्या है? यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। कई लोग जब सुनते हैं 1 साल 6 महीने सेंटेंस सस्पेंडेड फॉर 2 years तो उन्हें लगता है मतलब कोर्ट ने छोड़ दिया या मतलब वह इनोसेंट था। नहीं, सस्पेंडेड सेंटेंस और एक्विटल एक चीज नहीं है। इस मामले में फाइनल आउटकम गिल्टी कन्विक्शन था, लेकिन सेंटेंस को सस्पेंड किया गया, यानी उसे तत्काल उस प्रिजन टर्म को सर्व नहीं करना पड़ा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द सस्पेंडेड सेंटेंस। और यही वजह है कि हेडलाइंस पढ़कर बिना लीगल कंटेक्स्ट के कोई व्यक्ति आसानी से गलत कंक्लूजन निकाल सकता है। एक तरफ हेडलाइन 1 year 6 months सस्पेंडेड, दूसरी तरफ रियलिटी कन्विक्टेड। दोनों बातें एक साथ ट्रू हो सकती हैं। द सुप्रीम कोर्ट। फिर मामला साउथ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यहां फाइनल चैप्टर आया। 13 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को जजमेंट कायम रखी। इसका मतलब सियो वोन जियोंग की 1 साल 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट 2 साल के लिए सस्पेंशन वाली कन्विक्शन फाइनल हो गई। वह सेक्सुअल असोल्ट केस में एक्वायर्ड नहीं हुआ, वह लीगली इनोसेंट घोषित नहीं हुआ। फाइनल जुडिशियल आउटकम में क्वेशी रेप कन्विक्शन कायम रही और यही उस पूरे केस की सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। व्हाट हैपेंड टू द अदर मैन? केस में दूसरा व्यक्ति भी एक्यूज था, लेकिन दोनों के लीगल आउटकम्स बिल्कुल एक जैसे नहीं रहे। अवेलेबल रिपोर्टिंग के अनुसार दूसरे व्यक्ति को 1 साल 6 महीने इम्प्रिजनमेंट की एक्चुअल सेंटेंस मिली और वह प्रिजन टर्म सर्व कर रहा था। सीओ के मामले में अपील कोर्ट ने स्पेशल क्वेशी रेप कन्विक्शन को मेंटेन नहीं किया और क्वेशी रेप के लिए सस्पेंडेड सेंटेंस दी। इससे एक और इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है। किसी केस में 2 डिफेंडेंट्स होना जरूरी नहीं कि दोनों को आइडेंटिकल पनिशमेंट मिले। कोर्ट हर व्यक्ति के अगेंस्ट एविडेंस और लीगली प्रूवन कंडक्ट को अलग अलग देखती है। द बिगेस्ट इंटरनेट कंफ्यूजन। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इंटरनेशनल इंटरनेट को सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया। एक वायरल सीसीटीवी वीडियो था। इसमें एक आदमी एक महिला को अटैक करता दिखाई देता है। कुछ इंटरनेट अकाउंट्स ने दावा किया दिस इज मामा गाय। फिर सीओ वोन जियोंग के बाद में सामने आए स्टेटमेंट में उसे इस वीडियो को स्पेसिफिकली डिनाई किया और रिपोर्ट्स ने भी एस्टेब्लिश किया कि यह सीसीटीवी अटैक एक अलग साउथ कोरियन केस था। इसलिए अगर कोई वीडियो दिखाकर कहे देखो यही मामा गाय था, तो उसे क्लेम को उस केस के एविडेंस की तरह इस्तेमाल करना गलत है। वह अलग इंसिडेंट है। मामा गाय का एक्चुअल क्राइम केस जुलाई 2023 को सेक्सुअल असोल्ट केस था। वह वायरल सीसीटीवी किकिंग केस नहीं था और यह डिस्टिंक्शन डॉक्यूमेंट्री में जरूर दिखाइए, क्योंकि किसी व्यक्ति को गलत क्राइम से जोड़ना भी मिस इन्फॉर्मेशन है। द रिटर्न। अब सवाल आता है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद क्या हुआ? 2025 में सीओ वोन जियोंग फिर सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। उसकी वापसी के बाद उसके स्टेटमेंट्स ने एक नई कंट्रोवर्सी पैदा की। उसने अपने लीगल सिचुएशन के बारे में ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल की कि जिसे कई इंटरनेशनल व्यूअर्स ने इनोसेंस के रूप में समझा। उसने उस वायरल किकिंग वीडियो में शामिल होने से भी इनकार किया और टेक्निकली वह उस अलग वीडियो का व्यक्ति था भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम्स यह थी कि बहुत से व्यूअर्स ने मैं उस वीडियो वाला आदमी नहीं हूं को मैं सेक्सुअल असॉल्ट केस में इनोसेंट हूं समझ लिया।
दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग हैं। फाइनल सुप्रीम कोर्ट आउटकम्स के अनुसार वह सेक्सुअल असोल्ट केस में क्वेशी रेप का कन्विक्टेड पर्सन था। एंडिंग, एक खाली अपार्टमेंट कॉरिडोर, धीरे धीरे कैमरा पीछे जाता है। इस केस की सबसे डरावनी चीज कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ना कोई सुपरनैचुरल मिस्ट्री, ना कोई फिक्शनल मॉन्स्टर। असल डर यह है कि इंटरनेट पर एक इंसान को हम उसके वीडियो से जानते हैं, लेकिन अदालत किसी व्यक्ति को उसके एविडेंस से देखती है। एक तरफ करोड़ों फॉलोअर्स थे, एक कैच फ्रेज था, एक केयरफुली बिल्ट ऑनलाइन पर्सनैलिटी थी, और दूसरी तरफ एक क्रिमिनल केस था जिसमें पुलिस अपार्टमेंट तक पहुंची, दरवाजा नहीं खुला, फायर डिपार्टमेंट को एंट्री करनी पड़ी, इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल हुआ, अपील हुई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। पहली अदालत ने ज्यादा गंभीर चार्ज में कन्विक्शन दी, दूसरी अदालत में उस चार्ज को बदलकर क्वेशी रेप कन्विक्शन रखी और सेंटेंस सस्पेंडेड किया। और 13 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उसी कन्विक्शन को फाइनल कर दिया। इसलिए इस कहानी का सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है क्या मामा गाय इनोसेंट था, क्योंकि फाइनल कोर्ट रिकॉर्ड का जवाब उससे वही ज्यादा प्रिसाइज था। वह एक्विटेड नहीं हुआ था, उसकी क्वेशी रेप कन्विक्शन फाइनल हुई है। और दूसरी तरफ जो वायरल सीसीटीवी वीडियो इंटरनेट पर उसके नाम से घूमता रहा, वह उसका केस था ही नहीं। यही फर्क है वायरल स्टोरी और एक्चुअल केस के बीच और ट्रू क्राइम में। शायद यही सबसे जरूरी बात है। जो साबित हुआ उसे फैक्ट रखिए, और जो एलिगेशन था उसे एलिगेशन कहिए, और जो किसी दूसरे केस की फुटेज है उसे किसी तीसरे व्यक्ति के क्राइम का प्रूफ मत बनाइए।